Good evening, students. Today we are going to study our chapter 4th, Gender, Religion and Caste. This chapter relates to democratic politics of class 10th. So our very first definition is what is gender division. This is a form of hierarchical social division. देखिए क्या होता है जेंडर डिवीज़न किस बेस पे बढ़ता है सोसाइटी में। जैसे पुरुषों को ऊपर रखा जाता है, फिर उसके नीचे महिलाएं। दूसरा, इट इज़ बेस्ड ऑन सोशल एक्सपेक्टेशन, स्टीरियोटाइप्स इज़ नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी। ये लोगों की धारणाएं होती है, ये बायोलॉजिकल बेस पे हम इसको नहीं मानते ऐसा कि ये वो जेंडर है या ये वो। हम इसको क्या मानते हैं कि ये लोगों की अपनी धारणाएं हैं। पब्लिक प्राइवेट डिवीज़न, सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर। वुमेन डू हाउस होल्ड वर्क, कुकिंग, क्लीनिंग। औरतों को किस काम के लिए मेनली रिकॉग्नाइज़ किया जाता है कि ये घर का काम करेंगी और इनके लिए इन्हें पैसे भी नहीं मिलेंगे। चाहे आप अपने घर में भी देख लिए मम्मी काम करती हैं, क्या उनको पैसे मिलते हैं? नहीं ना। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं वुमेन्स डू हाउस होल्ड वर्क, कुकिंग, क्लीनिंग। मैन डू, सेकेंड पॉइंट है, मैन डू ऑल द वर्क इनसाइड आउटसाइड। अगर मैन घर के अंदर भी काम कर रहा है और अगर उसके लिए वो काम पैसे चार्ज कर रहा है तो क्या हुआ, वो तो एम्प्लॉयड माना जाएगा, पर वुमेन अनएम्प्लॉयड मानी जाती है। जैसे आप बड़े बड़े होटलों में देख लीजिए, वहाँ पे अधिकतर लोग कौन होते हैं? कुक, मेल ही होते हैं। द होम रिजल्ट ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर इज़ दैट वुमेन रोल इन पब्लिक लाइफ स्पेशली पॉलिटिक्स इज़ मिनिमल इन मोस्ट सोसाइटी। इसका परिणाम स्वरूप क्या निकलता है कि वुमेन्स का रोल सोसाइटी में बहुत ही कम है। ठीक है ना, क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी, इंडिया में मेनली पैट्रियार्कल सोसाइटी है। मेन टू से कि इस यहाँ पे पुरुषों को ज़्यादा महत्वता दी जाती है इन कंपैरिजन टू फीमेल्स। या आप अपनी सोसाइटी में या आप जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ भी आप इस चीज़ को नोटिफाई कर सकते हैं। फेमिनिस्ट वुमेन मूवमेंट, एजिटेशन फॉर इक्वल राइट। फेमिनिस्ट होता है नारीवाद। तो ये किस लिए मूवमेंट स्टार्ट हुई थी? ताकि आदमियों को और औरतों को सबको इक्वल अधिकार मिले, किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव ना हो। ठीक है। फॉर एक्सटेंशन ऑफ वोटिंग राइट्स। देखिए वुमेन्स को पहले इंडिया में वोटिंग राइट्स भी नहीं था, पर फिर 1981 में जब वुमेन्स को वोटिंग राइट दिया गया। एनहेंसिंग पॉलिटिकल लीगल, आज भी कुछ देशों में तो वुमेन को वोटिंग राइट अब भी नहीं अवेलेबल है। इवन तुम ये देखो सऊदी अरब में तो रिसेंटली ही वुमेन्स को ड्राइविंग का लाइसेंस भी मिलना अभी शुरू हुआ है, रिसेंटली पिछले साल। ठीक है। इम्प्रूविंग एजुकेशन एंड करियर अपॉर्चुनिटी। फेमिनिस्ट जो मूवमेंट होती है उसके अंदर जो नारीवाद के लिए आवाज़ उठाते हैं लोग, वो क्या कहते हैं? वुमेन्स की एजुकेशन और हेल्थ को सुधारने के लिए आवाज़ उठाते हैं और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना चाहते हैं। आप इसी का ही परिणाम स्वरूप देख लीजिए, आर्टिकल 16 भारतीय संविधान का क्या कहता है कि चाहे मेल हो या फीमेल हो, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी का अधिकार अवेलेबल है। इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली एजुकेशन और इम्प्रूविंग एजुकेशन आर्टिकल 21 के अंदर आएगा। इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ, चाहे वो घर के अंदर है चाहे वो उसकी अपना पर्सनल जीवन है, उसका जीवन बहुत अच्छा गुजरना चाहिए, उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव सोसाइटी के अंदर ना हो। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज सच एज स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ इज़ वेरी हाई। ये जो देश हैं स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, यहाँ पे वुमेन्स को ज़्यादा महत्वता दी जाती है। इवन पब्लिक लाइफ यानी पॉलिटिक्स हो गया या बड़ी बड़ी जो पोस्ट्स हैं उन पे वुमेन्स का ज़्यादा रोल प्ले कर रही हैं, मतलब वहाँ पे वुमेन्स अपना एक अच्छा डोमिनेंस दिखा रही हैं। पैट्रियार्कल सोसाइटी मैंने आपको बताया, इसमें मेल की डोमिनेशन होती है। लिटरेसी रेट ऑफ मैन इंडिया में कितना है? 82% है 2011 के डाटा के हिसाब से। वुमेन का 65.4% और टोटल हमारे यहाँ 74.04%। स्मॉलर प्रोपोर्शन फॉर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट गो फॉर हायर स्टडीज़। इंडिया में क्या है, बहुत ही कम, मतलब कि बहुत कम परसेंटेज है कि जो लड़कियाँ हायर स्टडीज़ PhD, MPhil, इन सब के लिए जाती हैं। पेरेंट्स प्रीफेयर देयर रिसोर्सेज ऑन बॉयज़, क्योंकि इंडिया में क्या है, मेनली हर कोई लड़का चाहता है और अपने जो संसाधन होते हैं माँ बाप वो किसके ऊपर खर्च करना चाहते हैं? मेनली लड़के के ऊपर, जिसके कारण क्या हो रहा है, लड़कियों का विकास नहीं हो पा रहा है। पर आज के दौर में अगर आप देखेंगे इंडिया में लड़कियाँ फाइटर जेट्स प्लेन भी चला रही हैं। इवन इंडिया की प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं प्रतिभा पाटिल, वो भी एक वुमेन थी। और अगर आप देखेंगे कल्पना चावला जैसी वुमेन्स हैं
ठीक है ना, मैरी कॉम हैं। तो ये वुमेन्स एक एग्जांपल है कि वुमेन्स भी लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं हैं। प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन्स इन हाई पेड जॉब इज़ वेरी लो। और जो बड़ी बड़ी जॉब होती है जहाँ पे तनख्वाहें ज़्यादा होती है या हाईली रेपुटेटेड पोस्ट होती है, वहाँ पे वुमेन्स का रोल बहुत कम है, क्योंकि सोसाइटी क्या होती है कई बार उन्हें आगे ही नहीं बढ़ने देती। चाहे आप इंडिया के विलेज में भी देख लीजिए, वुमेन्स को इतना अलाउड नहीं होता कि वो पढ़ पाएँ या घर से बाहर निकल के जॉब कर पाएँ या अच्छा कर सके कुछ। इक्वल वेजेस एक्ट, इक्वल, तो इसी के कारण क्या हुआ, जब मान लो मेल का तो वर्क रिकॉग्नाइज हो रहा, फीमेल का नहीं हो रहा, या फीमेल के वर्क के लिए उसको कम तनख्वाह दी जा रही, मेल के वर्क के लिए उसको ज़्यादा दी जा रही। तो इसलिए एक एक्ट आया, इक्वल वेजेस एक्ट, जिसके अंदर क्या हुआ, प्रोवाइड इक्वल वेजेस टू ऑल वर्कर्स। ठीक है, जो भी काम कर रहा है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, सबको इक्वल वर्क मिलेगा, इक्वल पैसा मिलेगा अगर वो इक्वल वर्क कर रहे हैं। बट इन ऑल एरिया वुमेन्स आर पेड लेस। पर आज भी आप अगर देखेंगे इस कानून के बावजूद भी वुमेन्स को पैसा कम दिया जाता है। सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन, और उन्हें घर में कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अगर एक वुमेन प्रेग्नेंट है तो उसका चेकअप करवाते हैं कि मेल है या फीमेल है उसके पेट स्टोमक में, तो जिससे क्या होता है अगर वो फीमेल है तो उसको गिरा दिया जाता है बच्चे को। तो ये बहुत गलत है। डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा का उन्हें सामना करना पड़ता है। और हरासमेंट चाहे वो ऑफिस में हो या घर में हो, उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। आइए अब हम देखते हैं वुमेन्स का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। वुमेन इश्यूज़ आर नॉट गिवन एडुकेट अटेंशन। आप आज के दौर में देख लीजिए, जो वुमेन से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं उन्हें ज़्यादा अटेंशन नहीं दी जाती समाज में। क्यों? क्योंकि इंडियन सोसाइटी मेनली किस पे डेडिकेटेड होती है, पैट्रियार्कल, जिसके कारण वो वुमेन्स को आगे बढ़ना नहीं देना चाहती। This led to conclusion that unless women control politics और पावर, देयर प्रॉब्लम विल नॉट गेट एडुकेट अटेंशन। जब तक कि वुमेन्स को वहाँ पे नहीं बिठाया जाएगा, उन पोजीशंस पे नहीं पहुँचाया जाएगा, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे समाज को बताएंगी या कैसे संसद में आवाज़ उठाएंगी। इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन हो। इन इंडिया वुमेन पार्टिसिपेशन इन लेजिस्लेचर हैज़ वेरी लो। आप इंडिया के संदर्भ में देखें तो वुमेन का पार्टिसिपेशन चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में हो या लोकसभा में या राज्यसभा में बहुत कम है। आप ये देख लीजिए, मुश्किल से 10% भी नहीं है। अगर लोकसभा में 545 मेंबर हैं तो उसका 55 या 60 सिर्फ, और यानी कितने 490 कितने मेल हो गए। तो फिर कैसे फीमेल्स के हक़ की बात उठेगी जब मेल्स ही इतना ज़्यादा डोमिनेंसी है। और अगर आप लेजिस्लेटिव असेंबली के संदर्भ में देखेंगे तो वहाँ ये 5% से भी कम है। टू सॉल्व दिस, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इट कैन बी मेड लीगली बाइंडिंग टू हैव अ फेयर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन्स इन इलेक्टेड बॉडी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया, ताकि भाई वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन हो, इसीलिए पंचायतों में या लोकल बॉडीज़ में उनको रिजर्वेशन दिया गया। इन पंचायत पहली कब बनी थी इंडिया के अंदर? 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान में। 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायतों से रिलेटेड है। और कौन सी कमेटी थी वो जिसने रिप्रेजेंटेशन दिया था? बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है। 1/3 इलेक्टेड सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन। 1/3 सीटें किसके लिए रिजर्व होती हैं? वुमेन्स के लिए रिजर्व हैं। मोर देन 10 लाख इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव इन रूरल अर्बन लोकल बॉडीज़। 10 लाख से ज़्यादा वुमेन्स औरतें इलेक्ट हो चुकी हैं रूरल अर्बन शहरों में या गाँव में लोकल बॉडीज़ में, जो लोकल जैसे पंचायतें होगी, जिला परिषद होगी, इन सब में। तो देखिए, जब वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, डॉक्टर्स बनेंगी, लॉयर्स बनेंगी, एडवोकेट बनेंगी, IAS ऑफिसर बनेंगी, तभी तो सोसाइटी में क्या होगा, एक बैलेंस बनेगा। क्यों? क्योंकि मेल भी और फीमेल भी तभी तो इक्वल हो जाएंगे। आर्टिकल 14 भले ही कहता रहे राइट टू इक्वालिटी, पर उसका सोसाइटी में जब भी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होता है, जब वो प्रैक्टिकली सोसाइटी में लागू होता है। ठीक है। इसीलिए हमारे संविधान के आर्टिकल 23 में ये भी रखा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जैसे औरतों की तस्करी होती थी, उसको भी बैन किया गया है। डिमांडिंग सिमिलर रिजर्वेशन फॉर एटलीस्ट 1/3 सीट्स, और जैसे 1/3 सीटें उन्हें पंचायतों में रिजर्व दी, यही उनके साथ लोकसभा में या राज्यसभा में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल में भी उन्हें 1/3 सीटें मिलनी चाहिए। तभी तो वो अपना अच्छे से रिप्रेजेंटेशन कर पाएंगी और वो आगे बढ़ेंगी। रिलीजियस डिफरेंसेस क्या होते हैं? अब हमारा अगला टॉपिक ये है। अनलाइक जेंडर डिफरेंसेस, रिलीजियस डिफरेंसेस आर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स। देखिए, जेंडर डिफरेंसेस तो होता ही है पॉलिटिक्स में, जैसे मेल और फीमेल, मेल ज़्यादा डोमिनेंट है पॉलिटिक्स में, फीमेल कम है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या ज़रूरत है, जो रिलीजियस डिफरेंसेस है, धर्म के नाम पे जो राजनीति होती है, उसे भी बंद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
क्योंकि क्या होता है, देखिए मान लीजिए अगर एक पॉलिटिकल पार्टी एक पर्टिकुलर रिलीजन को एक्सप्रेस करती है तो कहीं ना कहीं फिर जब वो जीत जाती है, सत्ता में आ जाती है, रूलिंग पार्टी बन जाती है, तो फिर वो उनके अधिकारों के बारे में नहीं सोचती जो दूसरी कम्युनिटीज़ होती हैं या जो दूसरे रिलीजन्स के लोग होते हैं। गांधी जी ने क्या कहा, रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। देखिए गांधी जी ने कहा था कि धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता। पर गांधी जी का मतलब ये नहीं था कि आप धर्म के नाम पे राजनीति करें। गांधी जी कहना चाहते थे क्या, बाय इट मीन मोरल वैल्यूज दैट फ्रॉम आवर रिलीजन, कि राजनीति में जो अलग अलग धर्म में अच्छी अच्छी बातें हैं वो राजनीति में आनी चाहिए। पर आज के दौर में जैसे आप देख लीजिए, इंडिया के अंदर ही धर्म के नाम पे राजनीति होती है, जबकि ये बहुत गलत है। ह्यूमन राइट्स ग्रुप से, ह्यूमन राइट्स के जो ग्रुप जो मानव अधिकारों के लिए लड़ते हैं लोग, ग्रुप्स, उन जैसे एक संस्था भी है इसका, एमनेस्टी इंटरनेशनल। और ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर। मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द कम्युनल राइट रियोट्स इन आवर कंट्री आर पीपल फ्रॉम रिलीजियस माइनॉरिटीज़। ह्यूमन राइट्स ग्रुप क्या कहते हैं, जो लोग कम्युनल रियोट्स, जैसे सामुदायिक दंगे होते हैं जो 1981 में दिल्ली में हुआ था, सिखों का दंगा, या फिर आप देख लीजिए अभी रिसेंटली वो झारखंड में तबरेज़ को मारा गया था, या फिर महाराष्ट्र का आप देख लीजिए वो 2 साधु मारे गए थे। तो जो भी मतलब मान लीजिए कम्युनल रियोट्स होते हैं वो मेनली किसके साथ किए जाते हैं, माइनॉरिटीज़ के साथ। क्यों, क्योंकि हमेशा मेजॉरिटीज़ माइनॉरिटीज़ के ऊपर डोमिनेट करना चाहती हैं। चाहे हमने श्रीलंका और उसका पढ़ा था पहले चैप्टर में, सिन्हाला बौद्ध बोलने वाले जो बौद्ध थे वो सिन्हाला बोलते थे, और तमिलियंस का पढ़ा था, वहाँ पे भी यही तो था। उन्होंने अपने देश में मेजॉरिटीज़म को अपनाया ताकि मेजॉरिटी माइनॉरिटी के ऊपर डोमिनेट कर सके। वुमेन मूवमेंट, पीपल लॉज आर फैमिली लॉज ऑफ ऑल रिलीजन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन। आप घरों में कानून होते हैं या जो रिलीजियस कानून हैं लोगों के, वो हमेशा वुमेन्स के साथ डोमिनेट करते हैं। जैसे वुमेन्स के साथ क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं। आप देख लीजिए मोमडन्स में वो ट्रिपल तलाक वाला बिल था, वो क्या था, एक तरह से पूरा डिस्क्रिमिनेशंस था वुमेन के साथ, इसीलिए वो पार्लियामेंट में और सुप्रीम कोर्ट में गया केस। और फिर वहाँ से क्या हुआ, वो क्योंकि राइट टू इक्वालिटी जब ये कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, देन हाउ अ पर्सन कैन डिस्क्रिमिनेट विद एनी अदर पर्सन on the basis of its gender or biological differences? No, this is not allowed while we are living in India. As per Indian Constitution, this is abolished. Communalism, ठीक है। वुमेन्स मूवमेंट, ये मैंने आपको बताया। कम्युनलिज्म क्या होता है, इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी ट्राई टू प्रमोट इट्स ओन इंटरेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ अदर कम्युनिटीज़। कम्युनलिज्म क्या होता है, जब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी अपने धार्मिक हितों को प्रमोट करने के लिए दूसरे धर्म के हितों को या दूसरे रिलीजन के हितों को नहीं अनदेखा कर, मतलब कहने का उन्हें अनदेखा करती है, उनके बारे में नहीं सोचती है, वो सिर्फ अपने रिलीजियस हितों को प्रमोट करने के लिए आगे बढ़ती है। आप इसी को देख लीजिए, आर्टिकल 25 इसीलिए भारतीय संविधान में रखा गया, जो क्या कहता है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान में बताया गया है। इवन आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 जो माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करता है भारतीय संविधान में, ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। और आप चाहे आर्टिकल 32 देख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, अगर आपके किसी भी राइट का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। कम्युनलिज्म की प्रॉब्लम क्रिटिकल कब बन जाती है, स्टेट पावर इज़ यूज टू इस्टेब्लिश डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप ओवर द अदर। देखिए कम्युनलिज्म और नुकसानदायक तब बन जाता है जब जो पार्टी रूल में है या जो गवर्नमेंट है वो भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करे या एक पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी को प्रमोट करे। तो क्या होता है, फिर मेजॉरिटी जिस रिलीजन की होगी जिसको वो प्रमोट कर रही है वो दूसरे पे डोमिनेट करने लगेगा। इंडिया में अब इस बात की स्वतंत्रता है, क्योंकि भारत का, इंडिया का कोई अपना धर्म नहीं है और यहाँ सभी धर्मों का मतलब इक्वल अधिकार सबको प्राप्त हैं, ठीक है ना। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, पर भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। डिपेंड ऑन ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप आर परफॉर्म्ड इन अपोजिशन और टू दी अनदर। कई बार क्या होता है, अगर एक पर्टिकुलर रिलीजन के ग्रुप वो करते हैं अपोजिशन में, मतलब कि रूलिंग पार्टी है, तो फिर वो दूसरे रिलीजियस ग्रुप की माइनॉरिटीज़ के क्या करते हैं, अधिकारों का हनन करते हैं। बिलीफ ऑफ वन रिलीजियस आर प्रेजेंटेड एज सुपीरियर टू ऑफ द अदर रिलीजन। कई बार क्या होता है, जो मेजॉरिटी में होते हैं वो अपने बिलीफ्स को या अपनी मान्यताओं को, धार्मिक मान्यताओं को दूसरे पे डोमिनेट करवाना चाहते हैं, ठीक है ना। और वो बहुत गलत बात है, क्योंकि जब आप भारत जैसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे आपको धार्मिक स्वतंत्रता है, तो ये बहुत गलत है कि आप अपने धर्म के रिलीजन को दूसरे के ऊपर डोमिनेट करवाना चाहते हैं।
वन रिलीजन एंड इट्स फॉलोअर आर पिटेड अगेंस्ट अदर। कई बार क्या होता है कि एक पर्टिकुलर धर्म या एक पर्टिकुलर धर्म के फॉलोअर्स ज़बरदस्ती अपनी डोमिनेंसी दूसरे पे दिखाना चाहते हैं, जो कि बहुत गलत है। आप तबरेज़ के केस में ये देख सकते हैं जो झारखंड में हुआ था। दिस मैनर ऑफ यूजिंग रिलीजन इन पॉलिटिक्स इज़ कम्युनल पॉलिटिक्स। और इस तरह जब हम धर्म को पॉलिटिक्स में यूज करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनल पॉलिटिक्स। कम्युनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिलीजन इज प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। कम्युनल पॉलिटिक्स जो सामुदायिक राजनीति होती है वो किस बेस पे होती है कि धर्म को उसमें क्या मान लिया जाता है? प्रिंसिपल, एक मूल चीज़ मान ली जाती है कि जिसपे एक सोसाइटी, सोशल कम्युनिटी टिकी हुई है। फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म आपको दिखेगा कहाँ पे? ठीक है, इन एवरी बिलीव, एवरीडे बिलीव। आप अपने आसपास या रोजाना के जीवन में भी देख सकते हैं कम्युनलिज्म को। मेजोरिटेरियन डोमिनेंस। जब आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो मेजोरिटी में है वो माइनॉरिटी के ऊपर डोमिनेट करती है, तब भी आप कम्युनलिज्म को देख सकते हैं। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑफ रिलीजियन लाइंस। कई बार क्या होता है, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन किया जाता है धर्म के नाम पे। जैसे कुछ पार्टियां इंडिया में है जो धर्म के नाम पे वोट मांगती है, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि आप एक संवैधानिक पद पे चुनकर जाएंगे तो आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को थोड़ी रिप्रेजेंट करेंगे, आप पूरी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या एक धर्म के नाम पे वोट ना मांगे। कम्युनल वायलेंस रियोट इटीसी। देखिए, आप सामुदायिक दंगे आपने देखा होगा, चाहे आप हरियाणा का वो जाटो वाला दंगा देख लीजिए, सिख पंजाब दिल्ली में सिख वाला हुआ था जो, या फिर आप मुजफ्फरनगर में जो हुआ था, आप जितने भी गुजरात के दंगे देख लीजिए। तो अगर आप इन सबको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कम्युनल वायलेंस क्या होता है या कम्युनल रियोट्स क्या होते हैं। सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट वो स्टेट होता है जहाँ पे सभी धर्मों को इक्वल अधिकार होता है, किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होता है। अगर आप भारत के संविधान का प्रियम्बल पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलिमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। क्या बनाएंगे हम भारत को? सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर। सेकुलर शब्द मतलब कि धर्मनिरपेक्ष। डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, मतलब कि भारत में सभी धर्मों को इक्वल अधिकार होगा। इसीलिए भारत का संविधान का आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक रिलीजियस आज़ादी दी गई है। कास्ट इनइक्वालिटीज़। कई बार क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कास्ट एक दूसरी कास्ट पे डोमिनेट करने लगती है। जैसे आप इंडिया में कास्ट स्ट्रक्चर कैसा है? सबसे ऊपर ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय हैं, फिर वैश्य हैं, फिर शूद्र हैं। शूद्र उसको सबसे नीचे रखा गया है, जो कि बहुत गलत बात है। क्यों? क्योंकि जब मान वो है तो वो भी इंसान ही, गॉड ने उनको भी तो इक्वली बनाया, तो हम सोशल बेस पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेट क्यों करें? इसीलिए आर्टिकल 15 भारतीय संविधान का ये कहता है, कास्ट, रेस, रिलीजन और प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे किसी के साथ भी भेदभाव भारत के अंदर नहीं किया जाएगा। ये हायरार्किकल होता है, मैंने आपको बताया, सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, इस तरह होता है। आप मनुस्मृति को देख लीजिए, वो स्ट्रक्चर जो होता है वो हायरार्किकल है। उसी बेस पे इंडिया में कास्ट इनइक्वालिटीज़ होती हैं। कास्ट सिस्टम वाज बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द अदर कास्ट। देखिए, कास्ट सिस्टम में क्या किया जाता है? एक कास्ट को तो आपने सबसे ऊपर रख दिया और दूसरी को सबसे नीचे रख दिया। क्यों भाई? सबको बराबर क्यों नहीं रखा आपने? तो ये गलत है ना। तो हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं? देखिए, इस कास्ट स्ट्रक्चर को हम इंटरकास्ट मैरिज के ज़रिए तोड़ सकते हैं, या सोसाइटी में लोगों को अवेयरनेस फैला के, या इवन अपनी सोसाइटी को संवैधानिक रूप में अगर हम रन करेंगे तब भी ये कास्ट स्ट्रक्चर टूटेगा। अनटचेबिलिटी, छुआछूत जो होती है, उसको भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी ख़त्म किया गया है। अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया गया है इंडिया में। Untouchability is a state of affairs in which some backward and lower caste people are treated as outcast people or untouchables। ठीक है, लोअर कास्ट के लोगों को, या जो मतलब कि जिनका विकास नहीं हो पाया है, बैकवर्ड है, उन लोगों को अनटचेबल्स इसमें कहा जाता है। दे आर नॉट अलाउड टू मिंगल विद दी सो कॉल्ड अपर कास्ट। उनको बड़े लोग, बड़ी कास्ट के लोगों के साथ बैठने का, खाने पीने का या उनके साथ रहने का अधिकार नहीं होता, जो कि बहुत गलत है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 17 इस चीज़ को अबॉलिश करता है। ब्रेकिंग द ओल्ड नेशन ऑफ कास्टिसिज्म। तो अब हम कास्टिसिज्म को कैसे तोड़ सकते हैं? वही इंटरकास्ट मैरिजेज करके उन लोगों को, अगर जो सोसाइटी में शुरू में जो चीज़ें होती थी उसके हिसाब से छोटे स्ट्रक्चर पे हैं, या सोसाइटी में जिनकी कम इम्पोर्टेंस है, उनको अपने साथ बिठा के, अपने साथ फेस्टिवल्स में इन्वॉल्व करके, इस तरह हम इस कास्टिसिज्म को तोड़ सकते हैं। ठीक है, कास्ट इन पॉलिटिक्स पढ़ते हैं। वुमेन डिवीज़न ऑफ सोसाइटी। वुमेन
वर्क्स इन डिवीज़न ऑफ सोसाइटी। देखिए क्या होता है, कई बार कास्ट को पॉलिटिक्स में हम किस बेस पे करते हैं, उनका वो काम क्या करते हैं सोसाइटी में। जैसे जो सफाई करने वाले होते हैं उन्हें शूद्र माना जाता है, तो उन्हें पॉलिटिक्स में इतना इन्वॉल्व नहीं किया जाता। तो ये बहुत गलत है, क्योंकि हर कम्युनिटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो भी इंडियन सिटीजन है एंड वी ऑल आर चाइल्ड्स ऑफ गॉड। देन हाउ अ पर्सन कैन डिस्क्रिमिनेट विद अदर पर्सन? So it is very wrong to discriminate with any person, either it is transgender, female or the person belongs to lower community. That is very wrong. ठीक है। नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है अगर जात पॉलिटिक्स में आ जाती है? वाइल चूजिंग कैंडिडेट पार्टीज कीप इन माइंड द कास्ट कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोल। देखिए अगर मान लो आप एक पर्टिकुलर कास्ट या कम्युनिटी को पॉलिटिक्स में या उसके नाम पे वोट मांगेंगे, तो फिर कल को जैसे अगर वो जीत जाती है तो वो किसका विकास करेगी? सिर्फ उसका करेगी जो कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी ने वोट डाला है। तो ये बहुत गलत है, क्योंकि यहाँ पे उन कम्युनिटी का विकास रह जाएगा जो अदर थे या अदर आइडियोलॉजी रखने वाले थे, उनका विकास यहाँ रुक जाएगा। When government are formed, political parties usually take care of representative of different caste। तो जब भी सरकार क्या करती है, मान लो अगर वो, जैसे आप देख लो इंडिया में जो केंद्र की सरकार है, अगर उसे झारखंड में अपना रिप्रेजेंटेशन करना है तो वो वहाँ किस कम्युनिटी को ज़्यादा प्रमोट करेगी? जो एसटी कास्ट के लोग हैं। अदर कास्ट के लोग वहाँ रह जाएंगे क्योंकि एसटी वहाँ मेजॉरिटी में है। तो ये बहुत गलत है, क्योंकि ये नेगेटिव एस्पेक्ट है, आपको कास्ट को पॉलिटिक्स में नहीं लाना है। While campaigning for parties, political leaders are trying to get support from their own community। जब आप देखेंगे राजनेता लोग जब कैंपेनिंग करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ का इलेक्शन के दौरान, तो वो किसको अट्रैक्ट करना चाहते हैं? अपनी कम्युनिटीज़ के वोट को, जो कि बहुत गलत है। क्यों? क्योंकि राइट टू वोट हमारा पॉलिटिकल अधिकार है, वो हमारी मर्ज़ी, हम किसे भी चुने, कोई हमें उसके लिए बाउंड नहीं कर सकता। और अगर आप किसी धर्म या जात के नाम पे वोट मांगते हैं तो वो बहुत गलत चीज़ है। सम पॉलिटिकल पार्टीज़ आर नोन टू फेवर सम कास्ट एंड सीन। आप अपने चारों तरफ देख सकते हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टी एक पर्टिकुलर जात को बिलोंग करती हैं, एक पर्टिकुलर जात के लिए फेवर करती हैं, काम करती हैं, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि आप भारत के संविधान के मुताबिक आपको सबको इक्वल लेके चलना है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है? नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंट्री हैज़ अ क्लियर मेजोरिटी। आप भारत के अंदर अलग अलग जात, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो किसी भी पार्टी की, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की मेजोरिटी तो नहीं आ सकती, इसीलिए आपको हर किसी को अपने साथ मिला के चलना होता है। ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। पर वहीं नेगेटिव पॉइंट क्या हो जाता है, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर रीजन की कम्युनिटी को तो अपने साथ मिला लेते हैं जो मेजोरिटी में है, पर उनका क्या जो उसी रीजन में माइनॉरिटी में है, तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी एंड द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट कंपेल पॉलिटिकल लीडर टू गेन द पॉलिटिकल सपोर्ट। इसके अंदर क्या होता है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, जो भी 18 साल से ऊपर है वोट डालने का अधिकार है, तो जब हम अपील करते हैं तो वो वोट डालता है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनता है। पॉलिटिक्स इन कास्ट, ईच कास्ट ट्राइज टू बिकम बिगर और इनकॉर्पोरेटिंग विद। देखिए पॉलिटिक्स इन कास्ट, अभी हमने ऊपर पढ़ा कास्ट इन पॉलिटिक्स। अब जो पॉलिटिक्स में कास्ट का क्या रोल होता है, जात का, और जात के अंदर राजनीति का क्या रोल होता है, अब हम वो पढ़ने जा रहे हैं। ईच कास्ट ट्राइज टू बिकम बिगर बाय इनकॉर्पोरेटिंग विद इन अदर सबसेट्स। देखिए क्या होता है, कई बार मान लो जैसे आप एक पर्टिकुलर ग्रुप को ले लीजिए, जैसे हिंदुइज्म को ले लीजिए, हिंदुइज्म में भी कई सब ग्रुप्स हैं। तो जो एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है, वो जो मेजॉरिटी में है हिंदुइज्म में, वो क्या करेगा? वो हमेशा डोमिनेंसी दिखाना चाहेगा अपनी, जो अदर हिंदुइज्म में ग्रुप्स हैं जो माइनॉरिटीज़ में, जो कि बहुत गलत है। इसको बोलते हैं पॉलिटिक्स इन कास्ट। दूसरा पॉइंट, वेरियस कास्ट ग्रुप्स आर रिक्वायर्ड टू एंटर ऑन अलायंस विद अदर कास्ट और कम्युनिटीज़। आपको पता है, क्योंकि हर किसी की अपनी वो तो आ नहीं सकती, या अकेला तो हर कोई कुछ कर नहीं सकता, इसीलिए क्या करते हैं, छोटी छोटी कास्ट आपस में मिलके एक बड़ी डोमिनेंसी बना लेती हैं पर्टिकुलर कम्युनिटी अपने रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। न्यू काइंड ऑफ कास्ट ग्रुप लाइक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप्स हैव कम इन पॉलिटिकल फील्ड्स। आप बैकवर्ड या फॉरवर्ड ग्रुप्स को देख सकते हैं जो पॉलिटिकल फील्ड में आ रहे हैं। ये भी एक पॉलिटिक्स इन कास्ट का पॉइंट है। इस चैप्टर में हमारे पास इतना ही था गाइस। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो कमेंट बॉक्स में कर लीजिएगा, मैं आपका उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। और इससे पिछले तीनों चैप्टर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और हमारी इकोनॉमिक्स और कंटेम्प्रेरी इंडिया की बुक्स क्लास 10th की पूरी हो चुकी हैं। धन्यवाद गाइस।